students, welcome to my channel English Mania. I am Veena, your English teacher. So today we will be discussing the poem of class 11 from Hornbill book. The name of the poem is Father to Son and it is written by Elizabeth Jennings. So before proceeding to the poem, let's discuss about the title. What the title says, here is a father speaking to his son. हम आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ को देख के कि इसमें क्या होने वाला है. एक फादर है, वो अपने सन को कुछ मैसेज देना चाहते हैं या उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं. वो कैसा रिलेशनशिप अपने सन के साथ फील कर रहे हैं, इसके बारे में ये सारी पोएम होने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सम इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. हियर इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. तो जो ये लेफ्ट साइड में जो हमें दिख रही हैं, ये हैं एलिजाबेथ जेनिंग. तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं बिटर भी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी राइटिंग्स को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि अपनी लिविंग के लिए इन्होंने राइटिंग्स स्टार्ट करके ही रखी थी. अपने हम कह सकते हैं कि एंड टाइम तक भी इन्होंने अपनी राइटिंग्स को फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने राइटिंग्स करी थी. तो थोड़ा सा हम कुछ इनके बारे में फिगर इट आउट कर लेते हैं. पोइट एलिजाबेथ जेनिंग 1926 to 2001 led an extraordinary life. The only woman to join the movement, an English group of poets dedicated to anti-romantic aesthetics, publisher of 26 books of poetry in her lifetime, colloquially known in her later life as the Bag Lady of Poetry due to her immense poverty and a dedicated Roman Catholic. तो जो ये पोइट थी एलिजाबेथ जेनिंग, 1926 में इनका बर्थ हुआ था, 2001 में इनके डेथ हुई थी. इन्होंने अपनी लाइफ इनकी लाइफ क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत ज़्यादा असाधारण थी. ये अकेली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने एक मूवमेंट को ज्वाइन किया था. वो मूवमेंट क्या था, एंटी रोमांटिक एस्थेटिक पे बेस्ड था. एक कुछ पोइट्स थे, उनके ग्रुप में ये भी शामिल थी. तो उनका क्या होता था, पहले जो राइटिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा फैंसी होती थी, बहुत ज़्यादा रोमांस उसमें देखने को हमें मिलता था. लेकिन ये क्या करती थी, इनका क्या रहता था हमेशा कि हम कुछ फेमिलियर टॉपिक्स को लेके, कुछ लोकल टॉपिक्स को लेके ही हम कुछ राइटिंग्स करें. तो इनका ये मानना था. तो ये उस मूवमेंट के एक हम कह सकते हैं हिस्सा थी. और ये पब्लिशर थी 26 बुक्स की, मतलब कि पोइट्री की 26 बुक्स की ये पब्लिशर थी अपने लाइफ टाइम में. एंड कॉलिकली क्या होता है, बोलचाल की भाषा में इनको किस नाम से भी जाना जाता था इनकी लाइफ में, इनको बाद में बैग लेडी के नाम से, पोइट्री के बैग लेडी के नाम से जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही गरीबी भी देखी थी अपनी लाइफ में. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पोइट थी, ये अपना खर्चा चलाने के लिए ही पोइट्री करती थी. अपने लाइफ टाइम उनके जो लास्ट जो इनका टाइम था उसमें भी इन्होंने राइटिंग्स की हैं. और एक बहुत डेडिकेटेड रोमन कैथोलिक थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिवोटी थी, अपने जो धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाली थी, बहुत पक्की थी उसकी. सो अब हम इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी, पोएम के बारे में भी, इसमें क्या थीम है, क्या इसमें बेसिकली क्या बोला जाएगा. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन. The theme of the poem is the relationship between father and a son and the generation gap that exists between them. तो इसमें जो पोएम की जो थीम क्या रहने वाली है कि कैसा रिलेशनशिप होता है अपने फादर का सन के साथ अपने, और जो जनरेशन गैप उनके बीच में आ जाता है. जैसा कि ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल है, जो ये पोएम है ये बहुत कॉमन है, हमारी लाइफ के साथ भी जुड़ी हुई है. जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ और ओपिनियन होता है हमारा, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ओपिनियन हमसे डिफरेंट होते हैं. जब हमारे ओपिनियन डिफर हो जाते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन कम हो जाती है. तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जनरेशन गैप हो जाता है. तो इस पोएम की भी थीम यही है. क्या थीम है इसकी, जनरेशन गैप. In this poem, a father deals with an estranged relationship with his son. He feels helpless. तो इस पोएम में जो एक फादर हैं वो अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ एक बहुत ही परायों वाला, एस्ट्रेंज्ड क्या होता है, परायों वाला रिश्ता महसूस करते हैं. लेकिन फिर भी वो मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं. तो हम देखेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा इसमें पोएम में देखेंगे कि फादर क्या बोलना चाह रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा. I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years,
I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed? तो यहाँ पे जो आई है वो मैंने आपको पहले बता दिया है. आई किसको रेफर किया गया है? फादर को. तो यहाँ पे फादर इज सेइंग दैट कि ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड. उनको अपने बेटे के बारे में समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने बेटे को समझ ही नहीं पा रहे हैं. दो जबकि वो एक ही घर में बहुत सालों तक रहे हैं, लेकिन फिर भी अब उसको जो उनके फादर हैं उनको पता नहीं लग रहा है, उनके बच्चे को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या करने की, रिलेशनशिप बिल्ड करने की. कैसा रिलेशनशिप? जैसा कि जब वो छोटा था, मतलब कि यहाँ पे क्या हो चुका है, अर्ली रिलेशनशिप जो था वो लॉस्ट हो चुका है. ठीक है, लेकिन फादर जो हैं वो चाहते हैं कि वो दोबारा से वैसा ही रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड कर लें, क्योंकि जब वो छोटा था तब वो अपने पापा की बात सुनता था, अपने फादर की हर बात को सुनता था, और जो भी उसके फादर के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. येट हैव आई किल्ड the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like stranger, there is no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो यहाँ पे जो फादर हैं वो यहाँ पे अपने बेटे को कंपेयर कर रहे हैं. सीड यहाँ पे बोला गया है, अपने बच्चे को लेके अपने बेटे को सीड की तरह उन्होंने बोला है. वो बोल रहे हैं कि क्या मैंने उस बीज को मार दिया है या फिर कहीं ऐसी जगह खर्च कर दिया है जो जगह मेरी नहीं है, जो सिर्फ किसकी है? मेरे बेटे की है. मतलब कि जो उसको मैं मोरल वैल्यूज़ देना चाहता था, क्या मैं वो दे नहीं पाया हूँ उसको, और अब जो उसके अंदर जितनी भी अपब्रिंगिंग है, जो उसकी मोरल वैल्यूज़ हैं, वो उसके खुद के अकॉर्डिंग ही है, उसमें मेरा कुछ हिस्सा नहीं है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अब अजनबियों की तरह बात करते हैं. हमारे बीच किसी भी तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग का कोई भी निशान हमारे बीच में नहीं देखने को मिलता है. आगे क्या बोला है? दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन. तो यहाँ पे हम कई बार देखते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, की बाप हमेशा बाप की तरह ही, मान लो फादर की तरह ही हमेशा बच्चा होता है. तो ये यहाँ पे जो पोएट है, जो फादर है, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा सन है ये बिल्कुल मेरे ही डिज़ाइन का है, मेरे ही जैसा ही बिल्ड हुआ था, लेकिन अभी भी वो क्या उसको चीज़ें पसंद है वो मतलब कि बता नहीं सकते हैं, वो शेयर नहीं कर सकते हैं. What second stanza says, silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. So first of all, let's do the difficult word here. प्रोडिगल मतलब क्या होता है? स्पेंडिंग मनी फ्रीली, कि हम कोई वेस्ट कर देते हैं पैसे बिना सोचे बिना समझे. तो सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि साइलेंस अराउंड अस, हमें क्या करते हैं कि खामोशी, एक दूसरे के साथ हम बोल नहीं रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज साइलेंस बिटवीन अस, तो वो हमें घेर लेती है, वो चुप्पी हमें घेर लेती है. अब आगे यहाँ पे फादर क्या बोल रहे हैं कि एक पहले स्टोरी होती थी, शायद आपने भी सुनी होगी, कि फादर और सन के बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर जो सन है वो घर छोड़कर चला जाता है. जब वो घर छोड़कर जाता है तो बहुत सारे पैसे खर्च करता है, वो बैड कंपनी के टच में आ जाता है, फिर वहाँ पे वो बहुत गलत काम भी करना शुरू कर देता है. लेकिन जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ गलत है, तो वो अपने घर में पछतावे के साथ वो वापस आता है और उसके फादर को वो सॉरी बोलता है और वो उसको माफ़ भी कर देते हैं. तो यहाँ पे जो फादर है वो भी यही चाहते हैं कि वो चाहे वो खर्चा वर्चा करके चाहे वो अपने फादर के घर में आ जाए, जिस घर को वो जानता है, बजाय इसके कि अब उसको मैं देखूं कि वो कहीं और अपना ही अलग घर बसा रहा है. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा, जो मेरा ये जो दुख है, इस दुख से ही मैं एक न्यू लव को शेप दूंगा. So now father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. तो ग्रीफ क्या होता है? सोरो, जो दुख होते हैं, जो सैडनेस होती है, उसको बोला जाता है.
तो यहाँ पे क्या बोला है कि फादर और सन को हमेशा एक ही जगह पे एक ही घर में रहना चाहिए, एक लैंड में, मतलब एक ही घर में हमेशा रहना चाहिए। अब फादर अपने आप बारे में बोल रहे हैं कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है मेरे बारे में कि क्यों मेरा जो ये दुख है ये कब कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये एंगर में क्यों चेंज होता जा रहा है, क्यों चेंज होता है। मतलब कि ये चीज़ हमारे साथ भी बहुत होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेके दुखी होते हैं तो वो जो हमारे जो वो दुख है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में, एंगर में। आगे क्या लिखा हुआ है कि हम दोनों खाली हाथ बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते हैं और चाह रहे हैं कि हमें कुछ तो मिल जाए जिससे कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें और फिर से एक साथ हम रह पाएँ। तो ये थी हमारी पोएम। तो अब हम इसकी करेंगे लिटरेरी डिवाइस कि इसमें कौन कौन सी जो लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देयर इज अ सिमिली। सिमिली क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, बोलती हैं लेकिन कैसे बोलते हैं वो, अजनबियों के जैसे। देन सो देयर इज अ यूज ऑफ सिमिली। देन देयर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है कि जब सेम साउंड के लेटर वर्ड्स होते हैं वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सीड्स, पैंट, सोन। यहाँ पे क्या है, जो स साउंड है वो क्लोजली कनेक्टेड है हर जगह। देन देयर इज अ मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होते हैं, जैसे हमने अलंकार किया हुआ है, रूपक अलंकार होता है। जैसे सिमिली में तो डायरेक्ट हमें कंपैरिजन दिख जाता है, लेकिन जो ये मेटाफोर होते हैं इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। हमने यहाँ पे किया था सीड आई स्पेंड। तो यहाँ पे देखा था हमने कि जो सीड, जो बीज यहाँ पे किसको बताया गया था, उसके जो फादर का जो सन है उसके लिए बोला गया था। तो मेटाफोर यहाँ पे सीड हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो नेक्स्ट स्टैंजा में वी कैन सी ह्यूज यूज ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने बता दिया कि अकरेंस ऑफ सेम लेटर ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग और क्लोजली कनेक्टेड ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही देखें तो साइलेंस सराउंड्स अस, द यूज ऑफ स साउंड, हैव हिम, द यूज ऑफ ह साउंड, देन मेक एंड मूव, द यूज ऑफ म साउंड, देन वर्ल्ड एंड वुड, द यूज ऑफ व साउंड। देन अगर हम अगले स्टैंजा में देखते हैं, देन देयर इज अ यूज ऑफ रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, जब हम एक ही वर्ड को स्टैंजा के एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार यूज़ कर लें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, देयर इज अ यूज ऑफ सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोएटिक कौन सी डिवाइस का यूज़ हुआ है, इसमें रिपीटिशन का यूज़ किया गया है। और अगर हम सारी पोएम को देखते हैं तो पोएम में जो एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम है वो क्या है, हर जो लाइन है वो जो हर एक जो स्टैंजा है, ईच स्टैंजा कंसिस्ट 6 लाइन्स, और जो कि राइम स्कीम कौन सी चल रही है उसमें ए बी बी ए बी ए। तो जैसे ही आप देखोगे हम इसमें ही डिस्कस कर लेते हैं। लिव, लैंड, अंडरस्टैंड, ग्रीव, हैंड, फॉरगिव। लिव ए बी बी ए बी ए। सो हमने पोएम की, तो ये थी आज की हमारी पोएम। तो आज हम इसमें हमने सारी जो लिटरेरी डिवाइस हैं वो डिस्कस कर ली हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर ली है। वी हैव सीन द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम एंड डिफिकल्ट वर्ड्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज do like, share and subscribe my channel. Thank you.